भले ही देश या प्रदेश में चुनाव की घोषणा ना हुई हो, लेकिन नेताओं की रैली और उनमें बयानबाजी चुनावों की पूरी तैयारी दर्शा रही है। कुछ ऐसा ही भवानी खेड़ा सत्ता परिवर्तन रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने किया। उन्होंने जहां भाजपा को भ्रष्टाचारी और भाईचारा बिगाड़ने वाली सरकार बताया, वहीं इनेलो पर भी पीएम मोदी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपए करने और किसानों व मजदूरों के कर्ज माफ करने का दावा किया। बता दें कि भवानी खेड़ा कस्बे की अनाज मंडी में कांग्रेस द्वारा सत्ता परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे। साथ ही रैली को पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला ने भी संबोधित किया। खास बात यह रही कि रैली में कांग्रेस की गुटबाजी साफ नजर आई, क्योंकि इस रैली में यहां से 3 बार विधायक व सीपीएस रहे रामकिशन फौजी व उनके समर्थक नजर नहीं आए। सब लोगों ने प्रतिज्ञा की है, आज उसको सफल करने के लिए जो आप लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, इस यज्ञ में आहुति डाली, मैं आप सबका, अपनी और पार्टी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, अभी मुझसे पहले सत्ता परिवर्तन की जरूरत क्यों है? साथियों, सत्ता परिवर्तन की जरूरत इसलिए है कि हमें केवल सत्ता और आकर के प्रदेश में राज कांग्रेस का हो, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के सांसद, राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो, केवल ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य, जो भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे मुल्क का, हरियाणा का भाईचारा खत्म कर दिया, हमारे माताओं बहनों को सुरक्षा देने में पूरी तरीके से जो असमर्थ सरकार है, जिसने रेप और गैंगरेप की घटनाओं के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर इस देश को और देश के अंदर हरियाणा को नंबर 1 स्थान दिलवाया, उनको सत्ता से बेदखल करना और उनकी जगह अच्छे लोगों को सत्ता में लेकर के आना, इस सत्ता परिवर्तन रैली का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है साथियों। और इसलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि बार बार इस लोकतंत्र के अंदर आप ना अपने साथ कोई प्रयोग करें और ना किसी और व्यक्ति के साथ प्रयोग होने दें। पिछला चुनाव इसी बात का था। 10 साल के अंदर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, सरदार मनमोहन सिंह और राहुल जी के नेतृत्व में बड़े बड़े फैसले हुए। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए अधिकार दिए। सूचना, अगर कोई भी व्यक्ति है, साधारण से साधारण जो देश का नागरिक है, इस देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ खर्चा होता है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, उसका पूरा हिसाब किताब रखने के लिए हमने आरटीआई का एक कानून पास किया। और आज आप देख रहे हैं कि वो आरटीआई आप लगा लगा के थक गए होंगे बहुत से लोग। बताओ, आरटीआई किस किसने लगाई है? एक बार हाथ खड़ा करके बता दो। और साथियों, आरटीआई लगाई है तो कितनी आरटीआई का जवाब मिला है, ये भी बता दो। किसी को आरटीआई का जवाब मिला है क्या? ये लोग कहते थे हम पारदर्शिता लेकर के आएंगे, हम एक अच्छी सरकार चलाएंगे, हम सुशासन चलाएंगे, लेकिन वो कहीं नहीं दिखता। अब तो आरएसएस के लोगों को सुशासन सहयोगी बिठा बना करके उन अफसरशाही के ऊपर बिठा दिया है, जो पहले अफसर के पास फाइल जाने से पहले कहते हैं ये फाइल तब हम पास होने देंगे जब हमारे को इतने लाख दोगे, बड़ा काम है तो इतने करोड़ दोगे। ये आज साथियों, ये ईमानदार लोगों की सरकार सबसे भ्रष्ट निकली। ये आप भी और पूरा देश बोल रहा है। कहीं रेता, कहीं पत्थर, कहीं रोडे, कहीं कार्यालय में कहीं भी किसी तरीके से अगर काम करवाने चले जाओ, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, तो बिना पैसे कोई फाइल आगे की तरफ नहीं चलती साथियों। और इसलिए मैं समझता हूं कि जहां भ्रष्टाचार है, जहां हमारा भाईचारा खंडित है, जहां प्रदेश में हिंसा है, जहां पहलू खान, रकबर खान और दूसरे हमारे जो पशुपालक भाई हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अभी मतलोडा से 2 दिन पहले एक वीडियो आया, आपने सबने देखा होगा। मतलोडा की गौशाला में, जींद की गौशाला में, सिरसा की कई गौशालाओं में, और भिवानी, और ये मैं समझता हूं कि ये भी कोई अपवाद नहीं है कि कितनी गायें इन लोगों ने मार दी, कितनी गौ माताओं की इन्होंने हत्या करी है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन जो लोग हजारों
की, ये पूरी तरीके से असहिष्णुता है। और यही भारत बनाने का काम पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी और मोदी और खट्टर सरकार ने किया है। इसलिए आप सारे साथी पूरी मजबूती से, जैसे आज आपने करते हैं, उनकी पहली CWC मीटिंग थी, इसलिए हमने कहा कि भाई ये आज की रैली तो कैंसिल करनी पड़ेगी, क्या करें। उन्होंने कहा कि ये कैंसिल करो तो जल्दी से जल्दी देनी पड़ेगी, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, वो परिचय आप लोगों ने दिया। और इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, और जो कहता हूं वो बात याद रखना कि जब भी चुनाव होंगे इस साल के अंत में नवंबर दिसंबर में निकम्मी सरकार करवाएगी तब भी हमारी तैयारी है, और अगले साल समय पे करवाएगी तब भी हमारी तैयारी है। ये हरियाणा की जनता, ये आपके संघर्ष, खून पसीना और आपके विश्वास, जो आपने दोबारा विश्वास जीता है, उस विश्वास के आधार पर ये 10 की 10 लोकसभा और 80 से ज्यादा विधानसभा की सीटें हरियाणा में जिता करके राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री और हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बना करके एक अच्छा शासन लेकर के आएंगे। वो शासन जो गरीब के बारे में सोचेगा, वो 4 साल बाद MSP नहीं बढ़ाएगा भाइयों, वो पहले इस साल आते ही MSP बढ़ा देगा। वो ऐसा राज होगा जो झूठे स्वामीनाथन रिपोर्ट के लागू करने की बात नहीं करेगा, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके दिखाएगा। वो किसान को ये नहीं कहेगा कि 2024 में और 22 में हम तुम्हारी दुगनी आय करेंगे। राणा साहब वो ये कहेगा कि भाई हम आगे हैं और किसान की दुगनी आय जल्दी से जल्दी हो, उसके लिए हम तमाम प्रयास करेंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अरे अगर किसी ने कैलकुलेशन करी है तो बता दे, ये जो MSP अभी आप लोगों का बढ़ाया है पूरे देश में कितने लोगों को फायदा होगा और कितना इसका बजट के ऊपर भार पड़ेगा, बताओ। अभी आपको नहीं पता, अरे ये बीजेपी वालों को भी नहीं पता, और अगर पता है तो बताते नहीं, क्योंकि वो तो ऊंट के मुंह में जीरा है, ऊंट के मुंह में जीरा, उसका किसी के कोई फायदा होना नहीं। ये जो MSP बढ़ेगा सरकार का केवल 10,000 करोड़ रुपया इसका लगेगा, केंद्र की सरकार का। और भाई अभी कर्नाटक में हमारी दोबारा जब सरकार आई तो हमने किसानों के कितने करोड़ के कर्जे माफ करे? 30,000 करोड़ के, 30,000 करोड़ के। अरे जो मोदी जी पूरे देश के लिए कर रहे हैं और जो कह रहे हैं चौथे साल में, 5वें साल में आकर के, उतना तो कर्नाटक में हमारी सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में वो फैसला कर दिया कि अरे मोदी सरकार तेरे से 3 गुना हम एक प्रदेश में कर रहे हैं कर्जे माफ। पंजाब में हमने कर्जे माफ किए, और जहां भी हमारी सरकार आएगी, हरियाणा में जब आएगी तो आज कहते हैं कि किसान हो, खेती और मजदूर हो, और गरीब मजदूर भी साथ में जोड़ देते हैं भाइयों। ये जो गरीब लोग हैं इनका भी भला करने के लिए कांग्रेस की सरकार महत्वपूर्ण फैसले आपके हित में लेगी। और उसके साथ साथ ये राफेल वाला मामला भी सबको समझ में आ ही गया होगा आपका, मुझे समय भी देखना पड़ रहा है क्योंकि आगे की रैली है, वहां से भी विमान खरीदे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला इस सरकार ने कर दिया है। ये तो घोटाले की सरकार है या नहीं है? इन्होंने नोटबंदी का घोटाला कर दिया, 7-8 लाख करोड़ रुपए उसमें खा गए। नकार के बेसमेंट भरे थे नोटों के, डॉलरों के, नए नोट पता नहीं कहां से इकट्ठे कर लिए। बैंकों के लाइन में, ATM की लाइन में पैसे जमा करवाने के लिए लोग खड़े कर दिए। अरे लाठी मारी, 170-80 लोग वैसे मरवा दिए। ये कातिलों की सरकार है, ये कत्ल करवाती है, लोगों को मरवाती है, कभी किसान को मरवाती है, कभी आम जनमानस को मरवाती है, कभी माताओं बहनों की जब लड़ाई होती है इनको नहीं छोड़ती। तो ऐसे कातिलों की सरकार को सबक सिखाने का काम करना है। और जो राफेल डील की मैं बात कर रहा था, राफेल डील के अंदर 41,000 ऐसे MSP
जितने इन्होंने दलाली खा ली है ये राफेल में, अगर 4 साल 200 रुपए भी अगर हर साल देते हैं एमएसपी के, तो उसमें भी वो खत्म नहीं होते। 41,205 करोड़ रुपए वो 36 विमान खरीदने के लिए इन्होंने डकार मार गए। अब एक दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि फ्री में हमें और लड़ाकू विमान मिलेंगे। अरे ये कोई क्या नाम है, जूतों की सेल है या कोई चप्पलों की सेल है या कोई और मामला है, या कुर्ते पजामे खरीद रहे हो? कुर्ते पजामे में तो कभी सेल लगती ही नहीं भाई, आज तक तो मैंने देखी नहीं कुर्ते पजामे की सेल। लेकिन जो भी पैंट शर्ट बुरशर्ट और कुछ खरीदते हो आप, उसमें सेल लगती है। ये कहते हैं कि भाई हम जो है, अब जब प्रेशर पड़ा है इनके ऊपर तो सोचा भाई चुनाव आने वाला है, झूठ बोल दो, चीजें सामने आने में समय लगेगा। फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वो हिंदुस्तान में आकर के कहता है कि भाई हमारी कोई ऐसी डील नहीं हुई जिसमें रेट न बताना हो। अरे इतने हजारों करोड़ का सौदा, 60-70 हजार करोड़ रुपए का सौदा, और उसमें पब्लिक के बीच में पता ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इन्होंने ऐसा करा, इकट्ठा कर लिया, लेकिन पता नहीं कहां गया, कहां उसको खर्च करेंगे। अरे मोदी जी आप कहते थे काला धन लेकर के आएंगे, क्या तो विदेशों में काला धन दुगना हो गया क्या? यही आपने वहां भेज दिया क्या? ये नोटबंदी का पैसा, ये डीजल पेट्रोल से कमाया हुआ पैसा, ये तमाम और घपले और घोटालों का पैसा ये वहां स्विस बैंकों में भेज दिया है। क्या मामला है? वो 15-15 तो लाख आए नहीं, हमारे भी छीन करके पता नहीं कहां भेज दिए। ये आज सवाल हरियाणा की और देश की जनता चाहती है, और अगर जवाब नहीं दोगे तो सत्ता परिवर्तन होगा। ऐसा होगा कि आपकी बी टीम को भी समझ में आ जाएगा ये इनेलो के लोग जो झूठा षड्यंत्र करके ये सड़कों पे निकल करके, अरे जब पानी SYL का आना था तब तो आप लोगों ने अकाली दल का साथ दिया। हाँ तो साथियों, जब आपका वहां पर पानी लाने के लिए इंदिरा जी ने प्रयास किया, राजीव गांधी जी ने प्रयास किया, तो ये उनके साथ मिल गए। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि पानी हरियाणा का केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्रीय जो एजेंसी है निर्माण के लिए, चाहे वो CPWD है दूसरी, उसके माध्यम से बनवा करके हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को उसका पानी का हक दो। तो ये सड़कों पे निकल करके मोदी जी ने इनको कहा, इनके कान में फूंक मारी या पता नहीं क्या किया, वो तो यही जानते हैं, लेकिन इनको सड़कों पे उतार दिया और बोले भाई SYL का जो है योजना लेकर के बजाते रहो, पूरे हरियाणा में बजाओ। अरे साथियों, इससे पानी नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। अगर पानी आना है तो कांग्रेस ने लाना है, कांग्रेस ने लाना है, आप सबने मिलकर के लाना है। इसलिए इनके भी षड्यंत्र को समझो और पूरी मजबूती के साथ तमाम वो ताकतें जो आज कांग्रेस के विरोध में खड़ी हैं, जो आज इस देश के विरोध में खड़ी हैं, जो हमारे भाईचारे के विरोध में खड़ी हैं, उन सब के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ो, मजबूती से निकलो। राहुल जी का संदेश कांग्रेस घर घर लेकर के जाओ, बूथ बूथ पे कांग्रेस को मजबूत करो, घर घर में जाकर के ये तिरंगा झंडा लोगों की छतों के ऊपर लगवाने का काम करो। और ये जब तिरंगा झंडा घर घर के ऊपर लहराएगा तब हमारी सीटें भी आएंगी, लोगों का विश्वास भी होगा, और उसके साथ साथ देश और प्रदेश की तरक्की भी हम सुनिश्चित करेंगे। इसलिए ये जो लोग घपले और घोटाले कर रहे हैं, कहीं स्वच्छ भारत के नाम पे कर रहे हैं, कहीं गंगा सफाई के नाम पे कर रहे हैं, कभी तमाम और दूसरे, इन सबको समझो क्योंकि समय का अभाव है। मैं तो आप सबसे यही विनती करता हूँ, 5 साल में हरियाणा की एक एक सड़क नाप दो। हरियाणा नहीं, सत्ता परिवर्तन तो प्रदेश में देश में सुनिश्चित है, क्योंकि आज जो सारे वायदे वर्तमान सरकार ने किए, भारतीय जनता पार्टी ने किए, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो खट्टर सरकार हो, पूरी तरीके से हर मोर्चे पे फेल हैं। ये पास हैं तो अपराध के बढ़ाने में है, भाईचारा बिगाड़ने में है, भ्रष्टाचार करने में है, बेरोजगारी फैलाने में है, और सारे जो नकारात्मक पहलू हैं, किसान मजदूर गरीब आदमी के खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ, छोटे व्यापारी के खिलाफ, ये उन्होंने पिछले
4 साढ़े 4 साल में साबित किया है। तो मैं समझता हूं कि मूड पूरी तरह बन चुका है। हरियाणा में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पिछले 4 साल सड़कों के ऊपर है और हमने जो संघर्ष किया है, चाहे साइकिल यात्रा हो, चाहे पद यात्राएं हो, चाहे रैली हो, अलग अलग मुद्दे को लेकर के हो, तो लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू करने की नहीं, हम तो पहले से ही, आज की बात नहीं है, हमने तो पहले ही कहा, आज से 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले हमने फैसला किया था कि कांग्रेस आएगी जब भविष्य में, तो भारतीय जनता पार्टी की तरह हम झूठ बोल करके सत्ता हासिल नहीं करेंगे, हम उनको करके दिखाएंगे। आज जिस हिसाब से, जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है और चीज़ें हैं, तो 3000 पेंशन अनिवार्य है। किसान आज कर्ज में डूब गए हैं। ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, किसान कर्जे में है। तो ऐसे में उनके कर्जे माफ हों, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, आगे का जो उनका जो चक्र है वो ठीक हो। अभी तो एक दुष्चक्र में फंस गए हैं। आपने कहा कि केंद्र में राहुल जी के नेतृत्व में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हरियाणा का जिक्र नहीं किया आपने। राहुल जी का नेतृत्व जरूर बात कही है। राहुल जी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अशोक तंवर या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? देखो, ये तो मामला फैसला प्रदेश की जनता, विधायक और हाईकमांड ने करना होता है। लेकिन मैं इस बात के प्रति आश्वस्त हूँ कि हरियाणा में 80 से ज़्यादा सीटें जीत करके अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी और वो हमारा पूरा लक्ष्य, जो आज हमारे अध्यक्ष रहते हुए जो हमने मेहनत करी है, वो हमारे उसमें हो तो हमारी सफलता उसी में। कहीं ना कहीं कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। जो स्थानीय नेता है, जो पहले विधायक रहे कांग्रेस की टिकट से, वो भी मौके पर नहीं पहुंचे है। कोई गुटों में नहीं है, सबके अपने अपने कार्यक्रम है। क्या रामकिशोर जी को बुलाया नहीं गया यहाँ पर, या वो खुद नहीं आए? कोई, ये तो वही बता सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सबको बुलाया जाता है, कोई कहीं अपने कारणों से बिजी भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोगों ने बहुत बढ़िया। चुनाव आने वाला, टिकटों की बात अब भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि बिकने नहीं देंगे। आपने भी कहा कि उन्होंने, आज उसका जवाब कलानौर में दिया जाएगा। तो भवानीगढ़ में जवाब नहीं मिला ना, आज कलानौर में दिया जाएगा। सोशल मीडिया जो है वो हावी हो रहा है। बीजेपी का जो सोशल मीडिया है, राहुल गांधी जिस प्रकार से गले मिले थे, उनका कहना है कि राहुल गांधी जी गले पड़े थे। आपका सर क्या कहना है? अगर ऐसे गले पड़े तो मोदी जी तो पता नहीं कितने राष्ट्रीय अध्यक्षों के, कितने लोगों के गले पड़े, और तो लेडीज को भी नहीं छोड़ते। मोदी जी ने तो ये, राहुल जी ने तो ये बात कही कि मैं नफरत की राजनीति खत्म करना, और वो मोदी जी के पास जैसे ही गए, वो मोदी जी डर गए। तो मोदी जी डर की राजनीति करते हैं, डराने की और खुद डरने की, और राहुल जी प्यार की राजनीति करते हैं और सबको साथ जोड़ने की। कांग्रेस विधायक जो है ना, खुद बार बार हरियाणा में कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठाते रहे, चाहे गीता भुक्कल की बात करें, जयतीर्थ दहिया की बात करें, या फिर जयवीर वाल्मीकि की बात। फिर होया के लेकिन कहीं ना कहीं गुटों में तो बटा हुआ है कांग्रेस। हाँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो गुटों में तो बटी हुई है। ना, कोई गुटों में नहीं है, सब अपना एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस आए, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने। और मैं समझता हूं कि बाकी तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कई बार आदमी को मजबूर कर देती है कुछ करने की। पुनरावृत्ति तो नहीं होगी डॉक्टर साहब? 2004 में तो हमारी सरकार बनी थी। सरकार बनी थी, लेकिन वोट किसी और के नाम पर मांगे गए थे, एक उम्मीदवार उतारा गया। ना, कोई वैसी वोट आप ले लो अब, और फिर उसके बाद किसी और को दोबारा बना दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके नाम पे वोट देंगे लोग, वही कांग्रेस पार्टी उसी को बनाएगी। बिल्कुल सच्चाई है कि आज हम उठा करके देख लें, पुराना इतिहास देख लें कि एसवाईएल का निर्माण अकाली दल की वजह से, इनेलो को जो उन्होंने इशारा उस समय किया, उसकी वजह से नहीं बनी। और जब आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि केंद्र सरकार को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से बनवाना है, तो सड़कों पर उतरने का कोई औचित्य नहीं है। दबाव विधानसभा में देना चाहिए, दबाव संसद में देना चाहिए, और मजबूर करना चाहिए कि बाध्य करना चाहिए सरकार की वो काम करे आज। और अगर नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी आकर के उस काम को तेजी से आगे बढ़ाने का काम है। मोदी के ऊपर, मोदी का तो दबाव है ही, राजनीति में दबाव। जब अविश्वास प्रस्ताव में उनका सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने पहले, जब पिछली बार जब सरकार बनी 2014 में, रिजल्ट आने से पहले कह दिया था हमारा मोदी को समर्थन है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ गठबंधन है, कुछ ना कुछ दबाव है, कुछ ना कुछ मामला अंदर का है, वो तो वही बता सकते। भ्रष्टाचार के आपने आरोप लगाए, राफेल डील हो चाहे आपका सुशासन सहयोगी लगाए गए हैं, वो भी पैसे लेकर के फाइलें बनाए हैं। ये बताया जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बिठा दिए, वो पहले पैसा मांगते हैं फाइलें क्लियर करने के लिए,
और बहुत अंधेरगर्दी मची हुई है। पूरे प्रदेश को लूटने का एक सुयोजित तरीके से एक संगठन चल रहा है, संगठित तरीके से लूट है, और वही हमने हाईलाइट की है। और चाहे राफेल का मामला हो, हम देख रहे हैं 41,200 करोड़ रुपए महंगा इन्होंने, जो राफेल एयरक्राफ्ट आ रहे हैं लड़ाकू विमान, वो खरीदे हैं, तो उसका औचित्य क्या बनता है? अगर ईमानदार सरकार है तो स्पष्ट करे, जनता के सामने बात रखे। जब संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में इनके जब डिफेंस मिनिस्टर ये पहले कहते थे कि इसका रेट ये है 670 करोड़ रुपए का एक है, आज वो एकाएक कैसे 1600 करोड़ रुपए का एक एयरक्राफ्ट हो गया। 1100 करोड़ रुपए अगर एक एयरक्राफ्ट में खाया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये देश जो है किस तरफ जाएगा। आप शायद समझ सकते हैं कि जो रक्षा मामले हैं उनमें भी पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं है, और देश की सुरक्षा के साथ समझौता ये करने जा रही है सरकार। इसलिए ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। सहयोगियों पर भी आपने सवाल उठाया, किस प्रकार की गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ पैसे लेके काम करते हैं। आरएसएस और बीजेपी के जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए हैं। पीछे 1-2 मामला आया भी था पलवल के अंदर, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली के मामले को लेकर के आपने बार बार यही कहा था कि बीजेपी ने कार्रवाई नहीं होने दी आपके मामले में, जबकि बीजेपी के नेता जो है, सरकार के नेता जो, वो चुटकी लेते हैं बार बार कि जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के जो शिकायत पर ही कार्रवाई नहीं हो पाती, वो दिल्ली दरबार में या तो अपनी। हम तो ये कहते हैं कार्रवाई जो भी गुंडा एलिमेंट है इस प्रदेश के अंदर, चाहे कोई माताओं बहनों के साथ कोई करता हो, चाहे किसी ने प्रदेश को जलाने का और प्रदेश का भाईचारा खत्म करने, मेरा मामला छोड़ो यार, मेरा तो कुछ मामला ही नहीं है। मामले तो हजारों और दूसरे हैं। जो प्रदेश चल रहा है पूरा, पुणे 3 करोड़ लोग दुखी हैं, हमें उनके बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना। बीजेपी आरोप लगाती कांग्रेस ने प्रदेश को जलवाया, कोई नहीं, उसका भी साथ साथ उसका भी सब चीजों की जानकारी सबको मिल जाएगी। समय आएगा, अपने आप कार्यवाही आपको दिखनी शुरू होगी।